दोस्तों, अब एक सवाल मन में यह उठता है कि क्या रूस अब भी भारत का वही भरोसेमंद साथी है, या मोदी सरकार की अमेरिका के पिछलग्गू बनने की नीति ने हमारे पारंपरिक मित्र रूस को भारत से दूर कर दिया है? कि क्यों रूस संकट की इस घड़ी में भारत को अकेला छोड़ चीन और पाकिस्तान के साथ गलवहियां करने में व्यस्त है? नई विश्व राजनीति में रूस, चीन और पाकिस्तान का जो एक उभरता हुआ त्रिकोणीय गठजोड़ है, यह भारत के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय बनता जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि हाल ही में 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसारन घाटी में एक भयानक आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें 25 पर्यटक और एक स्थानीय निवासी सहित 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई। हमले के दौरान आतंकवादियों ने न सिर्फ पुरुषों से उनका धर्म पूछा, बल्कि इस्लामिक कलिमा पढ़ने के लिए कहा ताकि गैर मुसलमानों की पहचान कर सके। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान समर्थित आतंकी समूह लश्कर-ए-तैयबा के फ्रंटल संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने ली। भारत की सेना ने इस हमले का जवाब देने में कोई देर नहीं की। इंडियन आर्मी और सिक्योरिटी एजेंसी RA और IB ने मिलकर के पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी संगठनों के अड्डों की पहचान की और ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसके तहत सीमा पार आतंकवादियों के कैंपों को सटीकता से निशाना बना करके सर्जिकल स्ट्राइक की गई। और इस सर्जिकल स्ट्राइक में 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया गया और आतंकियों के 9 अड्डों को तबाह कर दिया गया। यह पहली बार नहीं था कि जब भारत ने सीमा पार जाके कार्रवाई की हो, लेकिन इस बार जवाब पहले से कहीं ज्यादा तेज और रणनीतिक था। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में भारी खलबली मच गई और बौखलाहट में पाकिस्तानी सेना ने पलटवार किया। भारत और पाकिस्तान के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC पे भारी गोलाबारी और झड़पें शुरू हो गई। पाकिस्तानी सेना के इस हमले का भारत की सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। टैंक गरज रहे थे, तोपें बोल रही थी और हमारे रणबांकुरे उस जमीन को जला रहे थे जो आतंक की फैक्ट्री बन चुकी थी। पाकिस्तान की कमर टूट चुकी थी और वो बस घुटने पे आने वाला ही था। और हम सब 140 करोड़ भारतीय सांसें रोक करके टीवी स्क्रीन पे चिपके हुए थे और हर भारतीय के दिल में सिर्फ एक ही भावना थी कि अब नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तभी शाम के ठीक 5 बजे एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश की धड़कनें रोक दी। यह खबर न तो दिल्ली से थी और न ही इस्लामाबाद से, बल्कि यह खबर आई वाशिंगटन DC यानी अमेरिका से। अमेरिका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट करके ऐलान कर दिया कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर यानी संघर्ष विराम के लिए सहमत हो गए। एक सेकेंड के लिए सब कुछ थम सा गया और देश को जैसे सांप सूंघ गया। हर किसी के मन में यही सवाल आया कि जब हमारी सेना जीत की दहलीज पे खड़ी थी तो उसको रोका क्यों गया? मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिल करके रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया। जो 56 इंच की छाती का दम भर करके पूरे देश में राष्ट्रभक्ति का उन्माद फैलाते हैं, वही नीति नियंता जब असली वक्त आया तब लाल लाल आंखों से दुश्मनों को घूरने के बजाय अपनी आंखें झुका लिए। क्या इसलिए कि अमेरिका ने आंखें तरेरी? सीज फायर की घोषणा के सिर्फ 3 घंटे के बाद ही पाकिस्तानी सेना ने न केवल सीज फायर तोड़ा, बल्कि भारत के कई संवेदनशील इलाकों पे ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। लेकिन हमारे जवानों ने बड़ी चतुराई और बहादुरी से इसका जवाब दिया। भारतीय सेना के S-400 मिसाइल सिस्टम ने तुरंत सक्रिय होकर के दुश्मन के कई ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया। पाकिस्तान से दागी गई एक भी मिसाइल भारत की सीमा में घुसने में सफल नहीं हो सकी। S-400 मिसाइल सिस्टम वही एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे भारत ने लगभग 40,000 करोड़ रुपए की भारी रकम खर्च करके रसिया से खरीदा था। वही मिसाइल सिस्टम एक बार फिर देश की सुरक्षा के लिए वरदान साबित हुआ। अगर रसिया S-400 सिस्टम भारत को नहीं दिया होता तो फिर आप और हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि तबाही का क्या आलम होता और तबाही के मंजर का क्या दृश्य होता। इस पूरे इंसिडेंट में जब सबकी निगाहें भारत के सबसे पुराने मित्र और भरोसेमंद साथी रूस पर थी, तो इस बार एक चीज ऐसी सामने निकल के आई जिसने हर भारतीयों को चौंकाया। इस बार रूस कुछ बदला बदला सा नजर आया। वही रूस, वही भारत का पुराना दोस्त जिसने 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में अमेरिका और चीन तक को आंखें दिखा दी थी। वही रूस जब 1971 के वार में पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी हो गई थी और भारत के खिलाफ थी, तब यूनाइटेड नेशन में भारत के पक्ष में वीटो का इस्तेमाल यही रूस ने किया था। लेकिन जब आज भारत पे सीधा आतंकवादी हमला हुआ और जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंक के अड्डों को तबाह किया, तो वही रूस चुप रहा। ना कोई बड़ा बयान, ना भारत को कोई खुला समर्थन, सिर्फ एक डिप्लोमेटिक लाइन आई रूस की तरफ से कि दोनों पक्ष
संयम बरतें। तो दोस्तों अब एक सवाल मन में यह उठता है कि क्या रूस अब भी भारत का वही भरोसेमंद साथी है, या मोदी सरकार की अमेरिका के पिछलग्गू बनने की नीति ने हमारे पारंपरिक मित्र रूस को भारत से दूर कर दिया है? क्या रूस को आजकल पाकिस्तान और चीन ज्यादा पसंद आ रहे हैं? क्या है सच जो छपास और दिखास में माहिर मोदी सरकार देश से आज भी छुपा रही है? तो चलिए परत दर परत इस सच्चाई को खोलने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि क्यों रूस संकट की इस घड़ी में भारत को अकेला छोड़ चीन और पाकिस्तान के साथ गलवहियां करने में व्यस्त है। दोस्तों, रूस का भारत से मोहभंग होने का सबसे बड़ा और तत्कालिक कारण है भारत द्वारा रूस की जगह अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ किए गए रक्षा सौदों में तेजी से बढ़ोतरी। रूस कई दशकों से भारत का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार रहा और संकट के समय साथ देने वाला दोस्त रहा, अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है भारत की 56 इंची विदेश नीति और बात बात पे माई के लाल को ललकारने वाले रक्षा मंत्रालय की नीतियां। भारत की सेनाएं दशकों से रूसी टैंक, जेट, मिसाइल और हथियारों पर निर्भर हैं। 1990 से लेकर के 2010 तक भारत और रूस के बीच में जो सैन्य सहयोग था वह अपने चरम पे था। इस दौरान भारत ने रूस से कई बड़े रक्षा सौदे किए। आज भी भारतीय सेना की रीढ़ है। 1990 से 2000 तक भारत के कुल रक्षा आयात का 70% हिस्सा अकेले रूस से था। इस दौरान भारत और रूस के बीच लगभग $7.7 बिलियन का रक्षा सौदा हुआ, जिसमें 49 Su-30 MKI फाइटर जेट्स सीधे रूस से खरीदे गए, जबकि 1990 से लेकर के 2000 तक भारत ने अमेरिका से कोई भी रक्षा सौदा नहीं किया। 2000 से लेकर 2010 के बीच भारत ने रूस से लगभग 15 से 20 बिलियन डॉलर रक्षा सौदा किया, जिसमें भारत ने रूस से Su-30 MKI मल्टी रोल फाइटर जेट्स, MiG-29 फाइटर जेट्स और 1000 यूनिट T-90 टैंक खरीदे। रूस का एयरक्राफ्ट कैरियर एडमिरल गोर्स्को भारत ने खरीदा और इसमें भारी मॉडिफिकेशन के बाद इसे INS विक्रमादित्य का नाम दिया गया, जो आज भी इंडियन नेवी की शान है और इंडियन नेवी की जान है। यह सौदा लगभग $2.3 बिलियन का था। रूस ने भारत को 10 साल के लिए अपनी परमाणु पनडुब्बी INS चक्रपट्टे भी दी। यह डील भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत अहम थी। 1990 से लेकर के 2010 तक रूस भारत का सुपर डिफेंस मार्केट था, जबकि 1990 से लेकर के 2010 के दशक में भारत ने अमेरिका से बहुत ही लिमिटेड और रणनीतिक तौर पे अहम रक्षा उपकरण खरीदे। इस दौरान भारत ने अमेरिका से लगभग $3 बिलियन की डील की, जबकि रूस से 15 से 20 बिलियन डॉलर की डील की थी। 2008 में भारत ने अमेरिका से 6 यूनिट 6-130J विमान खरीदे और 2009 में भारत ने अमेरिका से 8 यूनिट P-8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट की डील की। 2010 से 2018 के बीच में भारत ने रूस से लगभग $22.8 बिलियन का रक्षा सौदा किया। यह अब तक का भारत का सबसे बड़ा रक्षा सौदा था, जिसमें सबसे प्रमुख था S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। ये वही एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जिसने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की तरफ से दागी गई हर मिसाइल को नाकाम किया। इस एयर डिफेंस सिस्टम की कीमत $5.4 बिलियन थी। इस अवधि में अमेरिका से भारत ने मात्र $15 बिलियन से अधिक रक्षा सौदा किए, जिसमें से प्रमुख थे C-70 ग्लोबमास्टर थर्ड ट्रांसपोर्ट विमान, AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और CH-47F चिनकू हेलीकॉप्टर। लेकिन कहानी 2018 के बाद, या ये कहें कि 2014 के बाद कहानी धीरे धीरे पलटने लगी और रसिया को साथ किए गए रक्षा सौदे में भारी कटौती की गई। 2019 से 2024 के बीच में भारत ने अमेरिका से लगभग $20 बिलियन के हथियार खरीदे, जबकि रसिया से यह सौदा घट करके मात्र 8 बिलियन पे आ गया, 8 बिलियन के नीचे ही आ गया। रूस के सरकारी मीडिया और डिप्लोमेट अब खुले तौर पे भारत और अमेरिका के बीच हुए डील को लेकर के आलोचना करने लगे। यूक्रेन युद्ध के समय भारत ने रूस से सस्ते तेल तो खरीदे, लेकिन पश्चिमी देशों की पॉलिसी के साथ भी खड़ा रहा। रूस को भारत का यह दोहरा रवैया खटक गया। जब भारत मोदी सरकार की गवर्नमेंट में अमेरिका का पिछलग्गू बनने की नीति पे चलने लगा, तब रूस को लगा कि भारत अब सिर्फ उसे एक पुराना विकल्प मानता है और समय बदलने के साथ अमेरिका के ज्यादा करीब आ रहा है। दूसरा सबसे बड़ा कारण था रूस और यूक्रेन युद्ध। रूस खुद यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। ऐसे में भारत के मुद्दों पे खुलकर के समर्थन देना उसके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसको अनेक प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय बैन का सामना करना पड़ रहा है। रूस की सेना का टोटल डिप्लोमेटिक फोकस पूरी तरह से यूक्रेन पे केंद्रित है। यही कारण है कि 2022 से लेकर के अब तक रूस ने यूनाइटेड नेशन में भारत और पाकिस्तान के विवाद पे कोई बड़ा बयान नहीं दिया है। भारत ने यूक्रेन युद्ध में रूस के साथ देने की कोशिश की, लेकिन तटस्थ रह करके, जिससे रूस को लगा कि भारत अब वैसा दोस्त नहीं रहा और अब रूस भी भारत के साथ
पहलगाम अटैक के बाद वैसा ही कर रहा है। नई विश्व राजनीति में रूस, चीन और पाकिस्तान का जो एक उभरता हुआ त्रिकोणीय गठजोड़ है, यह भारत के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय बनता जा रहा है। इस गठबंधन के मजबूत होने के बाद जो प्रभाव भारत की सामरिक शक्ति पे पड़ा और जो पाकिस्तान से कलेश होने के बाद अब सामने निकल करके आ गया है। भारत और रूस के संबंधों में जो दरारें दिखाई दे रही हैं, उसकी कई वजहें हैं और यूक्रेन युद्ध उनमें सबसे अहम है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद रूस की चीन पर निर्भरता बढ़ गई, क्योंकि यूरोपीय देश और अमेरिका ने एक साथ मिलकर के रूस पे कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इन प्रतिबंधों के चलते रूस की आर्थिक स्थिति पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा और इन प्रतिबंधों ने रूस की अर्थव्यवस्था को गहरे झटके दिए। अब रूस को अपने तेल, गैस और हथियार को बेचने के लिए एक नए बाजार की तलाश थी और चीन और पाकिस्तान जैसे दोस्त ने रूस के लिए यह बाजार मुहैया कराया। यही वजह है कि रूस, चीन, पाकिस्तान का त्रिकोणीय गठजोड़ दिनों दिन मजबूत होता जा रहा है। दूसरी ओर भारत, जिस अमेरिका के पीछे पिछलग्गू बन के घूमने की नियति पे चल रहा था, वहीं अमेरिका पहलगाम हमले के बाद अपना दोगला रवैया भारत के सामने रख दिया। दूसरी ओर भारत अब अमेरिका और पश्चिमी देशों के नजदीक खड़ा दिख रहा है, लेकिन ये साझेदारी रूस की नजर में भारत को अविश्वसनीय बनाती जा रही है। रूस बार बार यही संदेश देता रहा कि अमेरिका जरूरत पड़ने पे भारत का साथ नहीं दिया और ये सच भी हुआ, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद चीन और अमेरिका जिस तरह से पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, वह भारत के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। 2021 में रूस और चीन ने सेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास किया, जिसमें पाकिस्तान को भी शामिल किया गया। ये अभ्यास भारत की सीमाओं के करीब हुए, जिससे भारत को साफ संकेत मिला कि यह भारत के लिए चिंता की बात है। अब जब भारत को अपने पुराने दोस्त की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो रूस ने सिर्फ एक डिप्लोमेटिक बयान देकर के चुप्पी साध ली और उधर अमेरिका ने भी भारत के ऊपर सीज फायर थोप दिया। लेकिन मोदी सरकार ने इस अपमानजनक विफलता को भी कूटनीतिक जीत बनाने की कोशिश की और भारत की 56 इंची विदेश नीति की सबसे बड़ी विफलताओं में यह विफलता एक थी। मोदी मीडिया के सहारे बस भारतीय जनमानस को बरगलाने के सिवा और कोई काम नहीं किया। धार्मिक उन्माद और नकली राष्ट्रवाद की चादर ओढ़े भारत की सरकार इस अंतर्राष्ट्रीय अपमान को छुपाने के लिए अब भी देश के लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। लेकिन शुक्र है, भारत की जनता का भरोसा अभी भी भारतीय सेना पे है और हमारी सेना ने एक बार फिर से साबित कर दिया, जब भी देश पे संकट आता है तो असली ढाल वही बनती है। गर्व है हमें अपने भारतीय के वीर जवानों पे और संकट के समय एकता की सुर में सुर मिलाने वाले भारतीय जनमानस पे। 2022 में रूस ने पाकिस्तान को सस्ता तेल बेचना शुरू किया। पहले जो रूस पाकिस्तान को हथियार नहीं देता था, आज वहीं रूस पाकिस्तान के साथ हेलीकॉप्टर, ऊर्जा और हथियार के समझौते कर रहा है। 2023 में रूस और पाकिस्तान के बीच का जो व्यापार था वह लगभग $1 बिलियन का था, लेकिन 2024 में यह 30% बढ़ करके $1.3 बिलियन हो गया। ब्रिक्स जैसी संस्था में रूस ने पाकिस्तान की एंट्री का खुलेआम समर्थन किया है, कि जो भारत के लिए सबसे बड़ा चिंता का सबब है। और इन सब के बीच हमारे प्रधानमंत्री हर हफ्ते 8,500 करोड़ के एयर इंडिया वन के सबसे महंगे विमान में बैठ करके एक नया देश घूम के आ जाते हैं। लेकिन जब देश को जरूरत पड़ी तब किसी भी देश ने न तो भारत का साथ दिया और न भारत के पक्ष में खुलकर समर्थन भी किया। क्या यही है हमारी 56 इंच की विदेश नीति? आज पूछिए खुद से, क्या नेपाल हमारे साथ है? क्या श्रीलंका, बांग्लादेश या भूटान पूरी तरह से भारत के साथ है? हमने चीन की विदेशी नीति से प्रभावित होकर के भारत से दूरी बना ली और भारत का सर्वनाश करने पर उतारू गोदू मीडिया अभी भी साहब का ही गुणगान करने में व्यस्त है। देश चुनाव जीतने से नहीं चलता, देश मीडिया के कैमरे से नहीं चलता, देश चलता है तो सिर्फ आंतरिक एकता और अंतर्राष्ट्रीय साख से। आज भारत की जनता एकजुट थी, सेना तैयार थी, पर हमारे नीति नियंता एक बार फिर अमेरिका जैसे ढोंगी दोस्त के आगे झुक गए। किसको बचाने के लिए? हमें, आपको या अपने किसी परम मित्र धन्ना सेठ को? इस समझौते का मूल्य क्या था और इसका क्या प्रभाव हमारे आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा, ये आज नहीं पर आने वाला इतिहास जरूर बताएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। मैं नागेंद्र यदुवंशी।